बौद्ध संकेतों और आख्यानों के माध्यम से बौद्ध दर्शन कैसे दिखाई देता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल यूपीएससी ने ये पूछा था। हमने एक मेंस के तैयारी के लिए कोर्स लॉन्च किया है और उसमें एडवांस्ड तरीके से हम स्टूडेंट्स को ये गाइड करेंगे। क्लास में हम बहुत फोकस्ड तरीके से मेंस के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस टॉपिक को किस तरह से हमको समझना है, वो सारी चीज़ें हम उनको यहाँ पर कराएंगे। यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें आपको लगातार तैयारी करते रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस स्पेशल सेशन में हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर तथा वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाए। साथ ही जानेंगे कि विजन आईएएस के जीएस मेंस एडवांस कोर्स के फीचर क्या क्या है। इन सब बातों के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है राधा गुप्ता मैम। मैम स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैम, जैसा कि आपका आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ाने का एक लंबा अनुभव रहा है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री का रिसेंट ईयर में ट्रेंड क्या रहा है, और स्पेशली अगर 2024 का जो यूपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए। जी तो ये जब हम कला और संस्कृति की बात करते हैं और विश्व इतिहास की बात करते हैं तो दोनों के ट्रेंड में आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। जब हम कला और संस्कृति के सेक्शन की बात कर रहे हैं इतिहास में, तो इसमें आप ये देखेंगे कि हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ आप मिनिमम 2 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो विश्व इतिहास का साथ में क्या है कि किसी वर्ष आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसी वर्ष उसमें प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस मामले में हमको एक अंतर समझने की ज़रूरत है कि कला और संस्कृति, या अगर आप आधुनिक भारत की भी बात करते हैं तो इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है जब हम GS1 के मेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब अगर हम कला और संस्कृति पर आएँ तो इसमें भी एक समस्या ये रहती है कि जब स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं कला और संस्कृति की, तो उनको ये समस्या रहती है कि किन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो तैयारी आपने सबकी कर ली, मगर स्पेसिफिक टॉपिक्स और जिस तरह से पूछा जा रहा है उसकी अगर समझ नहीं बनती है तो वो एक मुश्किल पैदा करती है। तो अगर हम ट्रेंड देखें पिछले कुछ वर्षों से, और इस साल में भी आपको वो चीज़ दिखेगा कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपको या तो हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया है या तो वैदिक संस्कृति से। तो 16-17 तक आप देखेंगे कि फोकस बहुत ज़्यादा रहा है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के ऊपर, चाहे नगरीकरण रहा हो, चाहे उनके सांस्कृतिक पहलू रहे हों उनके ऊपर। अब आप देखेंगे कि वैदिक संस्कृति के ऊपर वही ट्रेंड आ रहा है। तो 23 में भी हमने देखा कि एक प्रश्न वैदिक संस्कृति के ऊपर सीधा सीधा पूछा गया था जिसमें समाज और धर्म की उन्होंने बात की थी। इस साल हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति से ही एक दूसरा प्रश्न भी आया है, तो उसमें उन्होंने समाज रखा और अर्थव्यवस्था जोड़ दिया। तो इस तरह के पहलुओं को हमको समझने की ज़रूरत है अगर हम प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों की बात करते हैं। एक प्रश्न तो इस पर बनता रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो साहित्य से जुड़े प्रश्न आते हैं। तो साहित्य से जुड़े प्रश्नों को कभी कभी जो है वो बदलावों के साथ जोड़ दिया जाता है कि आर्थिक सामाजिक बदलाव क्या रहे, कभी कभी जो है वो जोड़ देते हैं दर्शन के साथ। तो जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया था फारसी साहित्य के ऊपर कि मध्यकालीन जो समाज है उसको कैसे प्रदर्शित कर रहा है। एक प्रश्न आपको पूछा गया था कि जो भक्ति आंदोलन है उस समय जिस तरह के साहित्य की रचना हुई उसकी प्रकृति क्या रही। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि साहित्य भी एक पहलू रहा है। साहित्य में भी हम देखेंगे कि जो विदेशी यात्री हैं उनके विवरणों पर भी प्रश्न पूछा गया है। तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमको ये भी देखने को मिलता है। इसके साथ हम देखते हैं कि स्थापत्य से लगातार प्रश्न आते हैं। अब स्थापत्य की जब हम बात कर रहे हैं तो या तो बौद्ध कला और स्थापत्य पर फोकस रहता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो मूर्ति कला है उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस किस तरह के प्रभाव मूर्ति कला के ऊपर विजिबल होते हैं, एक पहलू ये रहता है। या तो पूछा जाता है कि जो स्तूप कला है उसमें किस तरीके से दर्शन दिखाई देता है, बौद्ध दर्शन कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि स्थापत्य में स्थापत्य तो पूछा ही जा रहा है, मगर बहुत एनालिटिकल तरीके से उन लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे दर्शन को उसके साथ में जोड़ दिया है। तो सीधा प्रश्न नहीं है, जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में आपको 2 पहलुओं को एक साथ विश्लेषण करते हुए वहाँ दिखाना है। स्थापत्य में ही हम देखते हैं कि एक आपको जो हिंदू मंदिर निर्माण शैली है उससे प्रश्न लगातार पूछा गया है और उसमें भी दर्शन को जोड़ करके पूछा जाता है।
एक आजकल जो आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 21 से खास करके ये हम देख रहे हैं कि ट्रेंड एक देखने को मिल रहा है, जिसमें विभिन्न जो राज्य रहे हैं और विभिन्न जो राजा रहे हैं, रानियां रही हैं, उनका सांस्कृतिक योगदान क्या है, इसके ऊपर प्रश्न देखने मिलता है। 21 के पहले एक प्रश्न पूछा गया था कृष्णदेव राय के योगदानों के ऊपर। उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि गुप्त से भी पूछा गया है, चोलकालीन जो योगदान रहा है संस्कृति में उस पर भी पूछा गया है, इस बार पल्लवों का योगदान पूछा गया, उसके साथ साथ चोल के योगदान को वापस पूछा गया। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा कला और संस्कृति में बनता है। तो ये आप ट्रेंड देखेंगे, कला और संस्कृति में मेजरली इन हिस्सों से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। विश्व इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे सिलेबस तो बहुत बड़ा है, मगर उसमें एक चीज हम देखते हैं कि एक तो हर साल प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, या तो एक साल के ऑल्टरनेटिव पे पूछा जा रहा है, या तो बीच में 2 साल प्रश्न नहीं पूछा गया, अचानक से फिर 1 साल प्रश्न पूछ दिया गया। तो इस तरह का वहाँ पे आपको एक ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। अब उसमें भी ऐसा है कि ये नहीं है कि सिलेबस के हर टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के बहुत फेवरेट हैं, जैसे अगर आप देखें तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब एक प्रश्न पिछले साल रेलवे पर पूछा गया था कि रेलवे के आगमन का आर्थिक सामाजिक प्रभाव क्या रहा, तो टेक्निकली रेलवे का आगमन भी जुड़ा हुआ है औद्योगिक क्रांति से, तो उस प्रश्न को उन्होंने इस तरीके से पूछ लिया। तो अगर किसी स्टूडेंट ने विश्लेषण करके पढ़ा है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को, तो उसको इसमें समस्या नहीं आएगी। या हम देखते हैं विभिन्न क्रांतियों के प्रभाव से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, नहीं तो विश्व युद्ध पे प्रश्न पूछा जाता है। ये जो है ये महत्वपूर्ण एरियाज हैं जिसको हमको विश्व इतिहास में ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इसमें एक और चीज आप देख सकते हैं कि विश्व इतिहास के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो भारत के साथ जोड़ के भी पूछ लेते हैं। तो विश्व इतिहास में भी आपको आधुनिक भारत की जो एनालिटिकल एबिलिटी से उसको देखने की समझ है वो होनी चाहिए। जैसे अभी उन्होंने पूछा क्या, इस साल जो प्रश्न पूछा, एक प्रश्न था कि औद्योगिक क्रांति का भारतीय हस्तकला के ऊपर क्या प्रभाव रहा है, तो सिर्फ वो विश्व इतिहास का प्रश्न नहीं रह गया, वहां हमको आधुनिक भारत की भी समझ होनी जरूरी है, और उन दोनों को हम किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं इसकी समझ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा ट्रेंड को यहाँ समझने की जरूरत है। जी मैम, जैसे कि मैम आपने सारा ट्रेंड बताया वर्ल्ड हिस्ट्री का एंड आर्ट एंड कल्चर का, तो जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट 2025 में जो मेंस देने वाला है उसको अपनी स्ट्रेटेजी को किस प्रकार थोड़ा चेंज करना चाहिए ताकि वो 2025 का जो मेंस का एग्जाम है उसमें आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में बेहतर परफॉर्म कर पाए? ओके, तो सर देखिए, इसमें एक जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत डाइवर्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, और उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि कला और संस्कृति एक जो पहलू है इतिहास का, उसको लेकर के बहुत डर बना रहता है स्टूडेंट्स में, और विश्व इतिहास को बहुत इग्नोर कर देते हैं। उसका कारण क्या है कि अरे हर साल प्रश्न तो पूछे नहीं जा रहे हैं। तो इन दोनों में हमको ठीक से सिलेबस को समझ के पढ़ने की ज़रूरत है। अब इसमें मैंने 4 चीज़ें देखी हैं जो समझने की बहुत आवश्यकता है। पहला तो आपका पाठ्यक्रम क्या है, ये चीज़ की समझ बहुत होनी ज़रूरी है कि टॉपिक्स क्लियरली डिफाइंड क्या है, वेग हमको चीज़ों को नहीं रखना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमको यहाँ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि सिलेबस में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कई वर्षों से प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। तो अब जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत समय अगर नहीं है हमारे पास, तो हमको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक से कैसे प्रश्न बन रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको यहाँ दूंगी कि ये स्टूडेंट्स को इन जनरल मालूम होता है कि जो बौद्ध स्थापत्य कला हो या मूर्ति कला हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे प्रश्न आना ही है। ठीक है, तो आप देखेंगे हर लगभग 2 साल के ऑल्टरनेटिव पे एक प्रश्न इस पे बनता ही है। अब एक सवाल पूछा गया था कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला में जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो बौद्ध संकेतों और आख्यानों के माध्यम से बौद्ध दर्शन कैसे दिखाई देता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल यूपीएससी ने ये पूछा था। अब स्टूडेंट्स को स्तूप आर्ट पता है, जब हम जनरल पढ़ाई कर रहे हैं हमको मालूम है कि अच्छा स्तूप आर्ट है, उसमें अंडा है, अर्मिका है, जो भी आपके शब्द इसमें आते हैं कीवर्ड्स, वो चीज़ हमको मालूम है। हमको ये पता है कि बौद्ध दर्शन क्या है, कि भाई अहिंसा की बात कर रहे हैं, समावेशीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन संकेतों और आख्यानों के माध्यम से यह दर्शन कैसे दिखाई दे रहा है स्तूप आर्ट पे,
जी जी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ हमको ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि टॉपिक समझ आ गया कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, अब उस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरी चीज़ ये समझनी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तीसरी चीज़ कि अच्छा ये टॉपिक पूछा जा रहा है, इस तरह से पूछा जा रहा है, इससे जुड़ा कंटेंट क्या है हमारे पास, क्योंकि इसकी भी बहुत कमी रहती है। जो इस तरह के प्रश्न हैं कला और संस्कृति में, इसमें क्या लिखा जाए ये स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है। तो तीसरा आपको ये अप्रोच में अपने लाने की ज़रूरत है जब तैयारी कर रहे हैं। और आखिरी और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब हम मेंस की परीक्षा की बात कर रहे हैं 1750 नंबर हमारे मेंस में जुड़े हुए हैं और मोर और लेस वो हमारा रैंक डिसाइड करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आपके पास जो जानकारी है उस जानकारी को आप 150 या 250 शब्दों में लिखेंगे कैसे? कि अब अगर आपका प्रश्न पूछा गया है जैसे भक्ति जो साहित्य है उसकी प्रकृति क्या है, इसके ऊपर प्रश्न आया है, तो साहित्य के डिटेल्स नहीं लिखने हैं, प्रकृति लिखनी है। अब अगर आपने उसमें समावेशी प्रकृति नहीं लिखा तो आपका जवाब अधूरा है। तो किस तरह से प्रश्नों को जवाब लिखा जाए ये भी एक कला विकसित करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। तो जैसे कि मैम आपने बताया जो प्रिपरेशन स्टडी, तो मैं समझ पाया तो सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ हो जी, और प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके टॉपिक्स कहाँ से मेनली सवाल पूछे जा रहे हैं। जी जी। और एक राइट कंटेंट होना चाहिए और एक आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए। जी ठीक है। अब जैसे कि हम मैम अगले क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन फेब मिड के अराउंड आता है जी, और उसके बाद प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मेनली स्टार्ट हो जाती है। तो अभी अक्टूबर मिड चल रहा है, तो स्टूडेंट के पास लगभग 4 महीने हैं अभी जी। मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि इस बीच को जो 3-4 महीने का टाइम है वो मेंस के लिए वो बेहतर तरीके से यूज़ कर सके और 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें परफॉर्म कर सके? अच्छा सर। तो सर जैसे कि आपने बताया ही कि फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हो जाती है। अब स्टूडेंट्स एक गलती जनरली क्या करते हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं और तब आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। तो उस वक्त हम बहुत बेहतर पोजीशन में नहीं होते हैं कि आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकें, क्योंकि ये डेवलप करना एक लंबा समय लेता है, अचानक से जवाब लिखना बेहतर नहीं आता है। तो ये जो समय है, इस समय की अक्टूबर से लेकर के लगभग जनवरी फरवरी तक का जो हमारा समय है, इसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अपनी एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार आपने सिलेबस को पढ़ लिया है, खासकर जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको पढ़ लिया है, तो अब उनको कंसोलिडेट करें मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उसमें ट्रेंड को समझ करके, एनालाइज करके, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके आधार पर उनको अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ किस तरीके से आंसर लिखा जाए, इस कला को विकसित करने की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब हम प्रश्न भी देखते हैं तो अलग अलग तरह के शब्द आते हैं। किसी प्रश्न में कहा जाता है चर्चा करें, किसी प्रश्न में कहा जाता है आलोचनात्मक विश्लेषण करें, किसी प्रश्न में कहा जाता है मूल्यांकन करें, कहीं कहा जाता है टिप्पणी करें। तो कहाँ पर किस तरह से जवाब लिखना है, आपका कंटेंट उस टॉपिक का सेम है, मगर जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का जवाब आप कैसे अपना स्ट्रक्चर करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपका क्वालिफाई हो भी गया है तो आपका सिलेक्शन जो है वो लार्जली मेंस में आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जी, तो इस वक्त में उनको मेंस की तैयारी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये उनको प्रीलिम्स में भी मदद करेगा, क्योंकि सारे सवाल जो है तथ्यात्मक नहीं पूछे जाते हैं, विश्लेषणात्मक भी पूछे जाते हैं। तो इस समय को वो मेंस की तैयारी के लिए डेडिकेट बेहतर तरीके से करें तो उन्हें इसका काफ़ी लाभ होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और स्टूडेंट्स की जो समस्या रहती है कि मेंस की तैयारी एक्सक्लूसिव तरीके से कैसे की जाए, इसके लिए हमने एक मेंस के तैयारी के लिए कोर्स लॉन्च किया है और उसमें एडवांस्ड तरीके से हम स्टूडेंट्स को ये गाइड करेंगे कि कैसे वो अपनी पढ़ाई जो उन्होंने कर रखी है उसको सुदृढ़ करें, कैसे वो मेंस के ओरिएंटेशन के हिसाब से बनाएं और किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग जो कला है उसको विकसित करें। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आंसर राइटिंग और एक क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। जी। और जैसे कि आपने बताया कि विजन आईएएस इस समस्या के समाधान के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। जी। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो विजन आईएएस का जीएस मेंस एडवांस कोर्स है 2025 के मेंस को टारगेट करते हुए,
जी। तो उसके क्या क्या मेन फीचर्स होंगे? तो सर ये जो हमारा मेंस को टारगेट करते हुए हमने कोर्स बनाया है, इसमें जनरली जो स्टूडेंट समस्याएं फेस करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है उनको, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, जो सिलेबस के अलग अलग हिस्से हैं, चाहे इतिहास के ही भीतर हो कि विश्व इतिहास और आधुनिक भारत को जोड़ पाना हो, या जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास और समाज को जोड़ करके देख पाने की चीज़ें हों, तो जो ये जोड़ पाना, इंटरलिंकिंग की एक जो समस्या रहती है, इन सब चीज़ों का समाधान हम क्लासेस में करेंगे। तो क्लास में हम बहुत फोकस्ड तरीके से मेंस के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस टॉपिक को किस तरह से हमको समझना है, वो सारी चीज़ें हम उनको यहाँ पर कराएंगे। उसके साथ साथ उनको एक बेहतर क्वालिटी स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे कि उनके जो कंटेंट वाली समस्या है कि मेंस स्पेसिफिक तरीके से हम क्या कंटेंट रखें, उस समस्या का समाधान भी यहाँ पर उनको मिलेगा। इसके साथ ही साथ जब उनकी क्लासेस हो रही हैं तो क्लास के बाद उन्होंने जो सीखा है क्लास में, जो उनके पास कंटेंट आया है, उस कंटेंट को वो कितने बेहतर तरीके से आंसर के रूप में लिख पा रहे हैं, उसको हमने देखने के लिए मिनी टेस्ट्स रखे हैं। तो जो मिनी टेस्ट्स होंगे उसमें आपने जो क्लास में पढ़ा एक रेगुलर इंटरवल पर टेस्ट कराया जाएगा और उसका एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो जब उनको एक क्रिटिकल फीडबैक मिलेगा तो वो ये बेहतर समझ पाएंगे कि उनको कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उनका इंटरलिंकिंग एबिलिटी कितना डेवलप हुआ है और कितने अच्छे से वो जवाब को लिख पा रहे हैं। तो उसके साथ उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि लगातार वो अपने आप को इवॉल्व कर पाएंगे, और क्योंकि वक्त है उनके पास, उनको तुरंत 3 महीने में परीक्षा नहीं लिखनी है, तो उनके पास एक लंबा वक्त यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि जो कमियां हैं उनको वो बेहतर तरीके से सुधार पाएंगे। जी मैम, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट होता है मेंस की कभी टारगेटेड प्रिपरेशन नहीं करता, जी, आंसर राइटिंग नहीं करता, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं करता, तो जो विजन आईएएस का ही कोर्स होगा जीएस मेंस एडवांस कोर्स, उसमें सारे फीचर्स इन्वॉल्व होंगे, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होना, क्वालिटी स्टडी मटेरियल, एंड क्लास में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से उनका पढ़ाया जाना और उनकी एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एक तरह से होगी। जी मैम, अगर मैम एक फाइनल आप एडवाइस देना चाहे, वैसे तो अभी 2025 का जो मेंस है वो काफ़ी टाइम है उसमें, बट यूपीएससी का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप एक फाइनल अगर एडवाइस देना चाहे स्टूडेंट को अभी प्रिपरेशन करने के लिए मेंस की, ताकि वो 2025 के एग्ज़ाम में फाइनली सेलेक्ट हो पाए, तो क्या रहेगी वो? मेरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस है स्टूडेंट्स को वो ये रहेगी कि नरमी ना बरतें तैयारी में, क्योंकि यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें आपको लगातार तैयारी करते रहना बहुत ज़रूरी है, और इस लगातार तैयारी में आप अपने आप को इवैल्यूएट भी करते रहें। एक आपकी दिशा सही होनी चाहिए और दूसरा आपकी तैयारी लगातार होती रहनी चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ का जो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए इस तैयारी में कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी जो एक समस्या है वो बनी रहती है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और ये बहुत लंबी तैयारी है और इसमें इसका ख्याल रखा जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच मैम इतने डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सर। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिस्टेंसी और राइट गाइडेंस दोनों की आवश्यकता होती है। विजन आईएएस आपकी यूपीएससी की तैयारी की इस जर्नी में हर कदम पर आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स।